हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही को बताइए। ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, एजलोन एक प्राकृतिक फाइबर है। यह प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त प्रोटीन सामग्री से बना होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, केवल ए सही, केवल बी सही, ए और बी दोनों सही, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमें एजलोन के बारे में बताना है। तो एजलोन की यदि हम बात करें तो एजलोन क्या है, ये प्राकृतिक फाइबर ना होकर ये कृत्रिम फाइबर होता है। तो इसमें ए तो आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है, ये प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त प्रोटीन सामग्री का होता है, तो ये आपका सही है। एजलोन एक प्रोटीन फाइबर भी होता है। और कौन कौन से प्रोटीन फाइबर हमने पढ़े थे? ऊन, रेशम, ये क्या है आपके प्रोटीन फाइबर होते हैं। एजलोन भी आपका प्रोटीन फाइबर है, लेकिन ये कृत्रिम या सिंथेटिक होता है। इसको एजलोन जो होता है, इसको सोया, मूंगफली, मकई, इनसे प्राप्त प्रोटीन सामग्री से इसको बनाया जाता है। तो इसमें आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी इसका सही होगा। आगे चलते हैं। ऊनी कपड़ों को व्रंजित या ब्लीचित करने का पदार्थ कौन सा है? ब्लीच करने का तो क्लोरीन, कैल्शियम क्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम फ्लोराइड। तो हमें यदि ऊनी कपड़ों को ब्लीच करना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपका सही होगा। ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, ऊन उत्पादन का सही क्रम दीजिए। ऑप्शन काटना, धुलना, कंघी करना, कार्बोनाइजिंग, श्रेणी में रखना। तो इसको हमें सही सीक्वेंस में लगाना है, किस तरीके से हम ऊन की प्रक्रियाएं अपनाते हैं ऊनी वस्त्रों के लिए। तो इसमें क्या आएगा आपका? पहला आएगा काटना या शेयरिंग करना। ठीक है, जब हम भेड़ों से ऊन को निकालते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? शेयरिंग बोलते हैं। फिर आएगा, फिर हम क्या करते हैं? उसको ग्रेडिंग करते हैं, यानी श्रेणी में रखना। ठीक है, जो भी छोटे बड़े तंतु, उनके आधार पर हम उनको श्रेणी में वर्गीकृत कर देते हैं। फिर आएगा आपका कार्बोनाइजिंग। कार्बोनाइजिंग हमने पढ़ा था, जिसमें हम क्या करते हैं? जो वनस्पति तत्व हैं उनको निकालने की प्रक्रिया इसमें करते हैं। फिर इसके बाद आएगा धुलना, जिसे हम कार्डिंग बोलते हैं। फिर आएगा कॉम्बिंग। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी इसका सही होगा। आगे चलते हैं। जब वस्त्र तंतु की कटाई से पूर्व तंतु अवस्था में रंगा जाता है तब उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन टॉप रंगाई, स्टॉक रंगाई, सूत रंगाई, या पीस रंगाई। तो वो कौन सी रंगाई है जब हम तंतु को कटाई से पूर्व ही तंतु अवस्था में रंग देते हैं? तो आपका 20 में सही होगा, स्टॉक रंगाई होती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित किस प्रक्रिया के अंतर्गत भेड़ के बाल काटे जाते हैं? ऑप्शन फेल्टिंग, रेटिंग, शेयरिंग, स्काउरिंग। तो अभी हमने ये देखा था कि भेड़ के जो बाल हैं वो काटे जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? शेयरिंग बोलते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित संगठन वाले रेशे की पहचान कीजिए। 50% कार्बन, 24 से 25% ऑक्सीजन, 15% नाइट्रोजन, 7% हाइड्रोजन और 4% सल्फर। तो ये सभी किसमें पाया जाता है? तो यहाँ पर यदि आपको कुछ और याद भी ना आए तो आप सल्फर का याद रखिएगा। अगर सल्फर दिया हुआ है तो आपका कौन सा सही होगा? ऊन सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। वस्त्र पर उभरा हुआ नमूना कहलाता है एम्बोजिंग, साबुनीकरण, ब्रॉकेट, मोयरिंग। तो यदि वस्त्र पर उभरा हुआ नमूना जब हम बनाते हैं, वस्त्र पर हम फिनिशिंग करते हैं, परिसज्जा करते हैं, तो उस पर हम एम्बोजिंग करते हैं। जो हमने देखा था, रोलर्स की सहायता से उस पर डिजाइन जो होते हैं वो उभरे हुए आ जाते हैं, तो ये हमारा एम्बोजिंग कहलाता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस रेशे में ताप एवं दाब से जम जाने का गुण होता है? ऑप्शन ऊनी रेशे, रेशम, सूती, या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा आपका ऊनी रेशा होता है जिसमें ताप एवं दाब से जम जाने का गुण होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित एक में सूची में दी गई परिसज्जाओं का मिलान सूची 2 में दिए गए उनके उद्देश्य से कीजिए। तो इसमें कुछ परिसज्जाएं दी गई हैं जिनका मिलान हमें उसके उद्देश्य से करना है। तो सीजिंग हम क्यों करते हैं? तो सीजिंग हम करते हैं तंतुओं के उभरे हुए किनारों को जलाने के लिए। स्काउरिंग हम ऊन में करते हैं, ऊन के रेशे में करते हैं। जो भी उनमें डिसाइजिंग उत्पाद हैं या उसको क्लीन करने के लिए, जैसे पैक्टिन मोम वगैरह हो गया, उसको निकालने के लिए हम स्काउरिंग करते हैं। टेंटरिंग क्या होती है? टेंटरिंग आपकी यांत्रिक परिसज्जा होती है जिसमें हम जो हमारा रेशा है उसको सीधा करने की, वो हमारा वस्त्र है उसको सीधा करने की यांत्रिक प्रक्रिया टेंटरिंग कहलाती है। कैलेंडरिंग में हम क्या करते हैं? ये रोलर्स की सहायता से हम करते हैं, कपड़े में चमक को ये बढ़ाता है। तो यहाँ पर आपका A का 5, B का 3, A का 5, B का 3, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही होगा।
आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से वस्त्र को डिजाइन करने के 3 मुख्य विधि में सम्मिलित नहीं होने वाली विधि है। तो यहाँ पर वस्त्र को डिजाइन करने की कुछ मुख्य विधियां दी गई हैं, उसमें से एक है जो नहीं है। तो नहीं को हमें बताना है कौन सी नहीं होती है। तो पैटर्न, फेसिंग, ड्राफ्टिंग, ड्रेपिंग। तो पैटर्न और ड्राफ्टिंग, ड्रेपिंग आपकी क्या है, वस्त्र को डिजाइन करने की विधियां होती हैं, जबकि फेसिंग नहीं है। तो इसमें ऑप्शन बी आपका आएगा। नेक्स्ट है, कम समय तक प्रचलन में रहने वाली फैशन शैलियों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन फेड्स, पाइसिंग, स्पाइक्स, नेकलाइन। तो कौन सी शैली है जो कि कम समय के लिए प्रचलन में रहती है, तो वो आपकी फेड्स कहलाती है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है, वस्त्र को फिटिंग और आकार देने के लिए पैटर्न में से काटा गया एक त्रिकोण टुकड़ा कहलाता है टक्स, डार्ट, कॉन्ट्यूर या हैम। तो क्या कहलाता है, वो डार्ट कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। डार्ट का हम प्रयोग क्यों करते हैं, तो ये जो होता है डार्ट, ये त्रिकोण टुकड़ा होता है जो वस्त्र में से काटा जाता है पैटर्न में से वस्त्र को फिटिंग और आकार देने के लिए। आगे चलते हैं। कला सुंदरता के सिद्धांत निम्न में से कौन से हैं, या यहाँ पर आपको दे सकता है कला के सिद्धांत या डिजाइन के सिद्धांत। तो यहाँ पर आपको सिद्धांत बताने हैं, तो कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन दिए हुए हैं संतुलन, अनुपात, ए और बी दोनों सही है, या फिर मितव्ययता। तो इसमें कौन सा आपका आएगा, इसमें ऑप्शन सी आपका सही होगा। कला के सिद्धांतों की यदि हम बात करें, इसमें आपके कौन कौन से आते हैं, जैसे अनुपात, संतुलन, बल, लय, दोहराव, ये सब क्या है आपके कला के सिद्धांत होते हैं। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन से कला का तत्व नहीं है। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा नहीं है। तो पहले हमने बात की थी कला के सिद्धांत की, अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं कला के तत्व की या डिजाइन के तत्व की। तो रेखा, बनावट, प्रकाश, ये सब क्या है, कला के तत्व होते हैं, जबकि उपयोगिता नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इसका होगा। और कौन कौन से होते हैं, नमूना हो गया आपका, रंग हो गया, ठीक है, स्थान हो गया, पोत या टेक्सचर जिसे हम बोलते हैं, ये सभी क्या है आपके कला के तत्व होते हैं। आगे चलते हैं। सूची 1 में दिए गए विस्तार एवं विकास पहल के प्रस्तावकों के नामों को सूची 2 में दिए गए स्कीम के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर कुछ स्कीम दी हुई है या परियोजना या प्रोजेक्ट हम बोल सकते हैं, उनके जो भी प्रस्तावक हैं या जिन्होंने उनकी शुरुआत की है, उनके नामों के आधार पर हमें यहाँ पर मिलान करना है। तो इसमें देखना है हमें। तो यदि हम श्री निकेतन परियोजना की बात करें, तो ये किसके द्वारा लाई गई, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1921 में, ठीक है। सेवाग्राम परियोजना M.K. गांधी, ठीक है। मार्थंडम स्पेंसर हैच के द्वारा। इटावा परियोजना एल्बर्ट मेयर के द्वारा, ठीक है। गुड़गांव F.L. ब्रेन के द्वारा। तो ये आपका सही होगा। इसमें देखिए आपको क्या क्या देखना है, एक तो कौन सी परियोजना किसके द्वारा लाई गई, कब लाई गई या कब उसकी स्थापना हुई। दूसरा आपको याद रखना है कि इसके उद्देश्य क्या है, क्योंकि अभी जो GIC का आपका एग्जाम हुआ था प्री वाला, तो उसमें आपका यही पूछा गया था, उसके उद्देश्य पूछ लिए गए थे और नाम दिए हुए थे। तो आपको यही याद रखना है। तो इसमें आप नाम और कब आई और किसके द्वारा लाई गई, दूसरा इसके उद्देश्य क्या है, तो इन सब चीज़ों को आपको देखना है। इसकी क्लास हमने पहले करा दी थी, अगर किसी को वो देखनी हो तो आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। तो इसमें कौन सा सही था, A का 4 B का 1, A का 4 B का 1। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रसार कार्यक्रम तैयार करने हेतु निम्नलिखित में से किसकी भागीदारी आवश्यक होती है। लक्ष्य समूह, प्रसार प्रशासन, व्यवसाय समुदाय या यह सभी। तो किसके द्वारा प्रसार कार्यक्रम तैयार करने की भागीदारी आवश्यक होती है। तो हमें जब हम प्रसार शिक्षा शुरू करते हैं, एक्सटेंशन एजुकेशन जिसे हम बोलते हैं, कार्यक्रम हम शुरू करते हैं ग्रामीण एरियाओं में, जो भी हमें प्रसार शिक्षा का उद्देश्य जो भी हमारा रहा है, तो हम लक्ष्य समूह भी देखते हैं, उसका प्रशासन भी देखते हैं, व्यवसाय समुदाय भी देखते हैं। तो इसमें आपका कौन सा सही होगा, डी आपका सही होगा। नेक्स्ट है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना है। वैसे ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे नहीं जाते हैं, क्योंकि आप इसमें एक्सटेंशन एजुकेशन भी पढ़ते हैं, तो एजुकेशन से आपका ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर ना भी पूछे जाए तो आप LT और GIC का तो आप एग्जाम देते ही हैं, तो वहाँ पर आपकी संभावना बनी रहती है इस टाइप के क्वेश्चन पूछने की। तो इसमें आपको बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का कितना प्रतिशत है। तो इसमें 73.0%, यानी बी आपका सही होगा 2011 की जनगणना के अनुसार। आगे चलते हैं। FSSAI का पूरा नाम आपको बताना है।
तो इसमें कौन सा सही होगा? फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया, फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिया, या फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसमें आपका कौन सा सही होगा? इसमें आपका डी सही होगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण भी बोलते हैं। इसकी ये कब आया था? 2006 में ये आया था। फिर आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पत्ते के तंतु हैं? तो हमें बताना है जो तंतु पत्ते वाले हैं वो कौन से हैं। तो कपोक की बात करें, कपोक क्या है? ये बीज से प्राप्त होता है, ठीक है। और रेमी और पिन्ना ये क्या है? ये हमें जो पत्ते हैं उनसे प्राप्त होते हैं, रेमी और पिन्ना। तो इसमें 2 और 3 आपका सही होगा। एबाका की बात करें तो एबाका जो होता है ये प्राकृतिक फाइबर होता है, जो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? केले की एक फैमिली से संबंधित होता है यह, और यह अधिकांशतः फिलीपींस, इक्वाडोर वहाँ पर ये पाया जाता है एबाका, ठीक है। कपोक हमें बीज से प्राप्त होता है, रेमी पिन्ना ये हमें पत्ते से प्राप्त होता है। तो इसमें आपका बी सही होगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पूर्व भाषा संचार का प्रकार है? तो इसमें हमें बताना है। तो देखिए इसमें जो भाषा संचार के पूर्व का जो प्रकार है वो कौन कौन से हैं, वो सारे ही इसमें आएंगे। इसका डी सही होगा, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है यानी 1-2 सप्ताह का होता है शुरुआत से ही जब जन्म लेता है, और 2-3 सप्ताह तक बच्चा जो भी उसे अपनी भावनाएं प्रकट करनी होती हैं, उसे भूख लगती है, जो भी होता है तो वो रोने से करता है शुरू। वो क्या करता है? रोता है, यानी क्राइंग या क्रंदन आपको लिखा मिल सकता है। फिर दूसरा क्या आएगा इसमें? कूकना, जिसे हम कूइंग बोलते हैं, इसे हिंदी में कूकना बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ जाता है। इसमें क्या होता है? बच्चा रोते टाइम कोई ध्वनि निकालता है, ठीक है, तो ये आपका कूकना कहलाता है या फिर कूइंग कहलाता है। बबलिंग क्या होता है? जैसे बच्चा दा मा पा इस तरीके की भाषा बोलता है, तो ये आपका क्या कहलाता है? यहाँ से आपको सीक्वेंस भी पूछ सकता है। तो पहला आएगा क्रंदन या क्राइंग, जिसे हम रोना बोलते हैं, फिर आपका कूइंग या कूकना, ठीक है, फिर बबलिंग आता है। तो ये आपके यहाँ पर तो सारे ही सही हैं, पर आप इनके सीक्वेंस भी देख लीजिएगा। तो ये हमारे 20 MCQ हो गए हैं। तो यदि इसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू।